2003 में मैकडॉनल्ड्स लिटरली फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार हो रहा था। रीजन थी उनकी एम्बिशियस ग्रोथ प्लान। अर्ली 2003 में मैकडॉनल्ड्स के सेल्स पर स्टोर जो 1990s में लगभग स्टैग्नेंट हो गए, वो अब डिक्लाइन कर रहे थे, स्पेशली इन Q1 of 2003। 1983 में चिकन नगेट्स इंट्रोड्यूस करने के बाद मैकडॉनल्ड्स ने एक भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था। 2003 में वर्ल्ड वाइड $15,406 मिलियन के रेवेन्यू पे $126 मिलियन का लॉस कर रही मैकडॉनल्ड्स कैसे एक विजनरी सीईओ एंड उनके कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी की मदद से 2023 के $25.49 बिलियन की नींव रख पाए एंड कैसे ये मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी बना। सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में विद डिफरेंट फ्रेमवर्क्स मेंशन्ड इन द लास्ट सेक्शन। लेट 1990s में मैकडॉनल्ड्स की सेल्स गिरने लगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि 1999 में मैकडॉनल्ड्स के पास वर्ल्ड वाइड लगभग 26,309 आउटलेट्स ऑपरेट हो रहे थे एंड अगर सारे स्टोर्स थोड़ा थोड़ा करके अगर लॉस करते तो सोचिए कि कितना ज्यादा लॉस हो जाए। तो जब कंपनी की मैनेजमेंट ने रूट कॉज जानने की कोशिश की तो उन्हें ये मिला, कंज्यूमर के ईटिंग या फिर यूं कहें कि बाइंग बिहेवियर में काफी चेंज आ रहा है। मैकडॉनल्ड्स का मार्केट में काफी निगेटिव परसेप्शन बना हुआ है, मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ रहा था, बहुत सारी इंटरनल इनएफिशिएंसीज आने लगी और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन भी उनके फेवर में नहीं जा रहे थे। Now to understand the above factor very well and to understand how those strategies were made based upon these factors, let us see all of them one by one. Consumers unhealthy fries and burgers से healthy salads and sandwiches पर शिफ्ट कर रहे थे, मतलब कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, जिसका प्रूफ था चेन्स लाइक सबवे, टैको बेल और कई सारे लोकल ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी, जो कि लोगों के लिए टेस्ट के साथ हेल्दी ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे थे। मैकडॉनल्ड्स को लेकर लोगों के मन में ये परसेप्शन बना हुआ था कि मैकडॉनल्ड्स अमेरिका के लोगों के ओबेसिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और लेबर प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी। मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी की ग्रोथ भी रुक चुकी एंड वो उनकी कम्युनिकेशन से भी खुश नहीं थे। सर्विस स्पीड, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी खराब होता जा रहा था, लीडिंग टू डिक्लाइन इन कस्टमर्स सैटिस्फैक्शन। एंड उस समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा था और ये सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण मैकडॉनल्ड्स वाज फॉलिंग। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी जिसके कारण मैकडॉनल्ड्स का ये हाल हो रहा था एंड वो था मैकडॉनल्ड्स के मैनेजमेंट का एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान, बिना ये ध्यान दिए हुए कि मैकडॉनल्ड्स एज अ ब्रांड ग्रो क्यों नहीं कर रही है, सेल्स स्टैग्नेंट क्यों हो रहे हैं। अब अगर नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो फिर एक्सपेंशन तो छोड़िए, कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी फ्रेंचाइजी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड डू यू नो वन फन फैक्ट, बर्गर किंग 2003 में $258 मिलियन के प्रॉफिट पर काम कर रही थी। मैकडॉनल्ड्स बाकी सारे QSR ब्रांड से तो हार ही रहा था, they were losing from a rival burger chain, Burger King has it. और ये मैकडॉनल्ड्स के लिए काफी अलार्मिंग सिचुएशन था। नाउ इफ यू सी, सारी गलतियां पहले हो चुकी एंड उसके बावजूद भी NBA चायवाला के डिक्लाइन के पीछे इनमें से मेजर फैक्टर्स मैच होते हैं एंड कई सारी और भी चेन्स जो कि 2012 के अराउंड चालू हुई थी आज ट्रिपल पोजीशन पे है या फिर कहीं डोरमेंट हो गई है एंड इसीलिए ऐसी केस स्टडीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वीडियो बिल्डिंग अ फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस के सीरीज का सेकंड वीडियो है। कंपनीज लाइक टैको बेल एंड सबवे मैकडॉनल्ड्स के मार्केट शेयर को खा रही थी एंड पिछले 38 साल में जब पहली बार मैकडॉनल्ड्स ने लॉस इनकर किया था, बोर्ड फाइनली रियलाइज्ड कि दिस was an alarming situation and finally बोर्ड को ये भी रियलाइज हुआ कि they need a significant change in leadership and strategy. So Mr. Jim Cantalupo became the new CEO, replacing Mr. Greenberg. Mr. Cantalupo को मैकडॉनल्ड्स के 1980s and 1990s के सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है। So जैसे ही मिस्टर कैंटालुपो ने मैकडॉनल्ड्स के CEO का चार्ज लिया, उन्होंने इन सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए एक टर्न अराउंड प्लान बनाया एंड उसका नाम रखा प्लान टू विन स्ट्रैटेजी, जिसमें मैकडॉनल्ड्स के अगले 3 साल की स्ट्रैटेजीज मेंशन थी। इस प्लान ने कंपनी के ऑपरेशंस को करंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्ट्रीमलाइन किया और फिर नए मैकडॉनल्ड्स की नींव रखी गई।
जो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री के करंट सिचुएशन, करंट कंडीशंस के हिसाब से चलने वाला था। सीईओ ने इन 4 बेसिक फैक्टर्स पर ध्यान देते हुए स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस किया, जो कि एक समय में मैकडॉनल्ड्स की बेस भी हुआ करती थी। पहला था क्वालिटी, सेकेंड था सर्विस, थर्ड था क्लीनलीनेस एंड फोर्थ वैल्यू। और इन चारों फैक्टर्स को QSCV का नाम दिया गया, मतलब कि क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस एंड वैल्यू। तो चलिए अब देखते हैं कुछ मेजर स्ट्रैटेजीज जो सीईओ ने अपनाए थे। मार्केट में ये बात फैली हुई थी कि मैकडॉनल्ड्स ने अपने फ्रेंचाइजीज की बातों को सुनना बंद कर दिया है। सो सीईओ ने पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और नेशन वाइड फ्रेंचाइजी के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उनसे अर्जेंट मीटिंग्स रखने लगे। और एक शॉकिंग चीज ये थी कि मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स खुद को ही कैनिबलाइज कर रहे थे, मतलब कि एक फ्रेंचाइजी स्टोर दूसरे फ्रेंचाइजी स्टोर को ही टक्कर दे रहा था। मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग या फिर वेंडीज से नहीं, बल्कि खुद की दूसरी रेस्टोरेंट जो कि मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइजी के अगल बगल में खुली हुई उससे कम्पीट कर रहे थे, एंड जिसके कारण फ्रेंचाइजी स्टोर्स पैसे कमाने के बजाय पैसे लूज कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 3 स्टेप्स उठाए। पहला, नए स्टोर्स की ओपनिंग रेट कम कर दी गई। जहां पहले लगभग 2000 स्टोर्स हर साल खुलते थे ऑन एन एवरेज नेशनल वाइड, वहीं पे 2003 में बस 513 नए आउटलेट्स खोले। उनके प्लान के तहत बस उनके 7 मेजर मार्केट्स दैट इंक्लूडेड यूएस, चाइना एंड फ्रांस were only allowed to open more than 10 new restaurants in a year. नंबर 2, उनके 700 से ज्यादा आउटलेट्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया। एंड नंबर 3, करंट फ्रेंचाइजी स्टोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने पे फोकस किया गया। मैकडॉनल्ड्स के मेड फॉर यू सिस्टम, जिसके अंदर खाना ऑर्डर देने के बाद बनता था, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग इट फ्रॉम बिफोर एंड पुटिंग इट इन बिन्स, इसको रीडिफाइन किया बिकॉज इससे सर्विस काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। सो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के अंदर 2 चेंजेस है। पहला था रेडी टू सर्व फॉर्मेट एंड सेकेंड अगेन मेड फॉर यू फॉर्मेट, जिसमें रेडी टू सर्व मॉडल के अंदर बिन्स को इंस्टॉल करवाया गया, लेकिन इट वॉज मेड श्योर कि वो तभी यूज हो जब स्टोर का पीक टाइम एंड वो ये श्योर हो कि जो इस मॉडल के तहत कस्टमर्स को फूड सर्व हो रहा है वो उन्हें फ्रेश सर्व हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्विक मूविंग ऑर्डर्स। एंड इसके अलावा सारे टाइम मेड फॉर यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। एंड 2003 के पिछले कुछ सालों में मैकडॉनल्ड्स ने अपने फ्रेंचाइजीज का रिग्रेस फुलफिल्ड इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को ऐसे छोड़ ही दिया था, जिसके कारण मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में क्लीनलीनेस, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ये तीनों घटते जा रहे थे। एंड इस चीज को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया गया टू इम्प्रूव कस्टमर्स एक्सपीरियंस। एंड इवैल्यूएशन के समय में जो फ्रेंचाइजीज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते थे, इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उन्हें बैड फ्रेंचाइजीज का टैग देके उन्हें बंद करवा दिया गया। एंड इन सब का मकसद एक ही चीज था, मैकडॉनल्ड्स के QSCV मॉडल को इम्प्रूव करना, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाया जा सके। मिस्टर कैंटेलुको ने मैकडॉनल्ड्स के लिए रिवाइटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मेजर एम और मेजर कहना ये था कि कंपनी शुड ओनली फोकस ऑन इम्प्रूविंग द रेस्टोरेंट्स एंड रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। मैकडॉनल्ड्स के अंदर 2003 में बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट एडिशन था फ्रूट्स एंड वॉलनट सैलेड। साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स ने गो-गट लो फैट स्ट्रॉबेरी योगर्ट अपने हैप्पी मील्स में इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि बच्चे इसे फ्राइज एंड सोडा के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखें एंड कुछ हेल्दी कंज्यूम करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैकडॉनल्ड्स ने अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स एंड कम्युनिकेशन को पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया। एंड सब कुछ साइड में रखकर मैकडॉनल्ड्स ने अपने सारे कैंपेन्स में यही चीज कम्युनिकेट करी कि वो क्वालिटी, वैल्यू एंड ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर चुके हैं। एंड मैकडॉनल्ड्स का अब मेजर फोकस इन्हीं 3 चीजों पर है। एडवर्टीजमेंट्स में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड कन्वीनियंस फॉर डाइनिंग एट द मैकडॉनल्ड्स को इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया कि इस मैसेजिंग ने मैकडॉनल्ड्स के परसेप्शन को लिटरली घुमा कर रख दिया, जिसके कारण अब लोग मैकडॉनल्ड्स को हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल और कस्टमर्स के लिए बना हुआ ब्रांड मानने लगे। एंड यू नो व्हाट, सेल्स स्काईरॉकेटेड। सो अब हम अगले एंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के वो 3 इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स क्या थे जिसने मैकडॉनल्ड्स को सक्सेसफुली टर्न अराउंड करवाया। नंबर 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। नंबर 2, लिसनिंग वेल टू द कस्टमर्स। नंबर 3, कैलकुलेटेड ब्रिलियंट मार्केटिंग एंड स्मूथ रीपोजिशनिंग। डू यू नो अ फन फैक्ट कि आई एम लविंग इट का जो स्लोगन अभी हम यूज करते हैं वो इस समय ही बना था। Now here comes the most important segment of this video and which definitely you should not miss.
बट बिफोर दैट हमें एक छोटा सा फीडबैक चाहिए था कि हमें इसी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वीडियो बनाना चाहिए या फिर बस हम वीडियोस इंग्लिश में बनाएं ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। प्लीज ये सजेशन आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा ताकि हम इस पे अगले सीरीज से फोकस कर सकें। सो बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, फिर बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम इन स्ट्रैटेजीज तक पहुंचे कैसे, इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किस स्टेज पे किया जाए। सो फॉर दैट हम टर्न अराउंड की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, इन प्रॉब्लम्स के जड़ तक पहुंचने का फ्रेमवर्क देखेंगे एंड देन फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड लेसन्स एंड दैट टू विल ट्राई टू क्विकली रैप इट अप सो दैट वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए। कंपनी को हर तरीके की डिक्लाइन से इंक्लाइन तक पहुंचाने की स्ट्रैटेजीज को ही हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहते हैं एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कंपनीज को बताते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन कंप्लीट टर्न अराउंड, नहीं तो कंपनी बंद नहीं हो सकती। Continuous loss, poor management, wrong corporate strategies, persistent negative cash flows, high attrition rate, poor functional management, declining market share, and uncompetitive products and services. Now हम ये सारे frameworks use कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आखिर problem create करने वाले internal and external factors कौन कौन से हैं। SWOT analysis, Porter's 5 forces model, value chain analysis, McKinsey's 7S framework। हम ANSOP मैट्रिक्स का यूज करके अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के एक्सपेंशन प्लान को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड सिमिलरली हम उसके हिसाब से अपना एक्सपेंशन प्लान बना सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन सारे स्ट्रैटेजीज को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट का एक बेसिक सा इक्वेशन होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। एंड जब कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में होती है तो दे फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट फर्स्ट एंड देन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। सो बेस्ड ऑन दिस टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के दो अप्रोचेस होते हैं, पहला होता है सर्जिकल एंड दूसरा होता है नॉन सर्जिकल। सर्जिकल स्ट्रैटेजी में स्टेप्स लाइक फायरिंग एम्प्लॉइज, होलसेल रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस को बंद करने जैसे स्टेप्स होते हैं। वही नॉन सर्जिकल में फोकस इज ऑन रिवैम्पिंग or recovering through meetings. Now in this case study, these are the major learnings. Number 1, एक कंपनी को हमेशा adaptable रहना चाहिए। Customer centric approach should be at their core. ऑपरेशनल एक्सीलेंस को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि अ कंपनी कैन ऑफर मोर while asking less from the customer. And strong collaborative partnership are the important factors जिससे कंपनीज का बिजनेस इकोसिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। And after all, brand management is the key to survive for centuries.